हेलो टू ऑल, राम राम। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। एंड इन टुडेज़ वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द विक्टोरियन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज की वीडियो जो है ये होने वाली है पार्ट 19th वीडियो। और ये विक्टोरियन पीरियड की आखिरी वीडियो हम करने वाले हैं। इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द न्यू प्लेलिस्ट। So if you are preparing for any examination in which Victorian age or Victorian period से questions आने वाले हैं, then this video is definitely for you and you can practice your knowledge. And always keep in mind that the more you sweat in peace the less you bleed in war. तो इसीलिए जितनी ज़्यादा हो सकती है हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ के सब चले जाते हैं, बट रिविजन करना और उन क्वेश्चंस को फिर प्रैक्टिस करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क दैट यू कैन से, है ना। तो बहुत प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि भाई जितनी मेहनत आप घर पे करके जाओगे तो आपको वहाँ पर जा कर के एग्जामिनेशन हॉल में पेपर के बाद आपको एक संतुष्टि महसूस होनी चाहिए। उतनी मेहनत आपको करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डायरेक्टली जंप टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दी गई हैं कुछ लाइंस जो कि एक पोएम में से ली गई हैं और हमें बताना है दैट दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स या पोएट्स, किन्होंने लिखी हैं ये लाइन, हमें वो बताना है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइंस क्या हैं। वेल्थ आई आस्क नॉट, होप नॉर लव, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई आस्क द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। तो बढ़िया लाइंस हैं, देखो फिर से रीड करो। वेल्थ आई आस्क नॉट, मुझे वेल्थ नहीं चाहिए। होप नॉर लव, ओके, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई आस्क द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। तो ये लाइंस हैं, मैं पोएम का नाम बताऊंगी, आप मुझे बताओ कि ये पोएम किन्होंने लिखी है। तो शायद आपको याद आ जाए कि आंसर क्या है। देखो पोएम का नाम है द वेगाबॉन्ड। The Vagabond is the name of the poem from which the above lines are taken from, and you tell me that this poem is written by whom. इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन जो हैं ये एक स्कॉटिश पोएट है, राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, बोथ है, नोवेलिस्ट हैं। सो R.L. स्टीवेंसन जो हैं, हमें पता होना चाहिए दैट ही बिलोंग टू स्कॉटलैंड, क्योंकि कई बार मैच में पूछा जाता है कि भाई बता दो कौन से कंट्री से है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्कॉटलैंड से हैं। और इन्होंने एक पोएम लिखी है द वैगाबॉन्ड, और उस वाली पोएम में से ये वाली जो लाइन्स है ना ली गई हैं। लेट अस लुक एट दी अदर ऑप्शंस। देखो फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमने सारी पोएम्स डिस्कस करी थी, फिर विलियम वर्ड्सवर्थ की भी हमने सारी पोएम्स देखी थी, थीम से भी पता लगा सकते हो आप थोड़ा बहुत, एंड एस टी कॉलरिज की भी सारी पोएम्स हम पहले ही क्विज में रिवाइज कर चुके हैं। ये जो है ना ये है पोएम द वैगाबॉन्ड, एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, तो एक बार आप इसको रीड कर लेना ताकि भाई थोड़ा बहुत फेंट मेमोरी में आपको रह जाए। अभी जो हमने लाइंस देखी थी वो ये थी, देखो वेल्थ आई आस्क नॉट, होप नॉर लव, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई आस्क द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। इस वाली पोएम में ना स्पीकर क्या बोलना चाहता है कि उसको भाई कुछ भी नहीं चाहिए उसको दुनिया से। इसमें जो स्पीकर है ना वो चाहता है कि भाई वो नेचर के क्लोज में रहे। तो स्पीकर ही डिज़ायर्स टू लिव अ लाइफ क्लोज टू द नेचर एंड फार फ्रॉम द रूल्स ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी। वो अपनी सोसाइटी से एकदम थक चुका है रूल्स वगैरह से, तो उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए ना, उसको भाई धन दौलत चाहिए, होप नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, वो चाहता है कि कोई उसको बेशक जाने भी ना, कोई दोस्त भी ना रहे, कुछ ना रहे, सिर्फ उसको द हेवन अबव चाहिए एंड द रोड बिलो मी चाहिए, यानी कि भाई उसको मुक्ति चाहिए बेसिकली। अब तो ये वाली लाइन्स आपको परमानेंट याद ही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला है कि दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अंकल ऑफ डेविड बेलफर इन द वर्क किडनैप्ड। अब ये किडनैप्ड वर्क है ना, ये एक नोवेल है एंड दिस नोवेल इज़ रिटन बाय R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन ने लिखा है नोवेल, क्या नाम हो गया नोवेल का, किडनैप्ड। अब देखो नोवेल का नाम किडनैप है, तो जो उसका मेजर जो प्रोटैगनिस्ट होगा ना, भाई किसको किडनैप करा गया ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना, क्योंकि वो उसका जो नाम हो गया, टाइटल हो गया, वही हो गया। तो जो ये डेविड है ना, इसी को ही किडनैप करा जाता है इस वाले वर्क में, किडनैप्ड में, बाद में उसको बचा लिया जाता है। इस वर्क की स्टोरी क्या है किडनैप्ड में, कि जो ये डेविड है ना, इसके सारी फैमिली पहले ही डेथ हो चुकी है। जो ओनली सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर है या फिर जो रिलेटिव है वो है उनके अंकल। अब इसीलिए आपसे इनमें ना इनके अंकल का नाम पूछ लिया गया है। वैसे इतना डिटेल में पूछना नहीं चाहिए, बट लाइक दे हैव आस्क्ड, तो यू मस्ट नो कि जो पर्सन किडनैप हुआ है वो कौन है, वो है हमारा डेविड।
डेविड के ऊपर है। और जो इनके अंकल है, इनके अंकल का क्या नाम है? इनके अंकल का नाम है एबेनेज़र, EBENEZER, ये है इनके अंकल का नाम, है ना। तो इसको याद करो आप। सो एबेनेज़र इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो किडनैप्ड जो वर्क है ना, वो किन्होंने लिखा है? इट इज़ रिटन बाय RL स्टीवेंसन ने लिखा है। और एबेनेज़र कौन है? वो प्रोटैगनिस्ट के चाचा जी हैं। उसकी जो बाकी फैमिली है वो अब है नहीं, तो सिर्फ उसके अंकल जिंदा है, तो इसलिए उनका नाम याद रख लेना। Coming on to the next question, the House of Life is a collection of sonnets which is written by. अब ये इतना important work नहीं है, this is a minor work and we have to tell that House of Life. The House of Life क्या है? These are the sonnets and these are written by. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज DG रोसेटी। DG रोसेटी कौन है? दांते गैब्रियल रोसेटी जी हैं। एंड ही इज द फाउंडर ऑफ द विच मूवमेंट? ही हैज़ फाउंडेड द प्री रेफलाइट मूवमेंट। तो प्री रेफलाइट मूवमेंट का नाम सुनते ही आपको DG रोसेटी का नाम याद आ जाना चाहिए। And he is the person who has written the sonnet which is titled as the House of Life. You have to repeat the works after me so that you can learn them, memorize them, ताकि आधे से ज़्यादा काम आपका वीडियो देखते देखते आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। तो उसको बोलो, है ना, मेरे साथ। ऐसा म्यूट होकर के वीडियो नहीं देखनी है। यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट DG रोसेटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है विच इज टाइटल्ड एज द ब्लेस्ड BLESSED डेमोजल। द ब्लेस्ड डेमोजल जो है ना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और इस पोएम को आपको रीड करना है। एंड लेट अस रिवाइज वंस अगेन दैट DG रोसेटी है वो प्री रेफलाइट से रिलेटेड है। एंड ही हैज़ रिटन द सोनेट विच इज़ टाइटल्ड एज, क्या नाम है सोनेट का? द हाउस ऑफ लाइफ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडरलाइंग स्ट्रेन ऑफ जॉर्ज एलियट्स सिलास मार्नर इज वॉट? अब ये बोलना चाहते हैं कि जो सिलास मार्नर है ये एक नोवेल है। ओके, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोवेल विच इज़ रिटन बाय जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट एक फीमेल राइटर हैं। उन्होंने बस ये ऐसा नकली वाला नाम यूज़ कर रखा है। हमें पता है ना विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो उनको लगता था कि अगर वो एज अ फीमेल राइटर लिखेंगे वर्क्स तो उनके वर्क्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर शी चेंज्ड हर नेम टू जॉर्ज एलियट और यही नाम इतना फेमस हो गया, तो हमें उनका असली नाम भी नहीं याद रहता है। पर हमें पता होना चाहिए, बाकियों को पता हो ना हो, बट वी शुड नो एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। और क्या था उनका असली नाम, क्या था? दैट वॉज मैरी एन इवॉन। तो उन्होंने एक नोवेल लिखा है जो कि हमारा सिलास मार्नर है। और हमें बताना कि सिलास मार्नर में ना कौन सी थीम उभर के आती है, हमें इस वर्क में क्या देखने को मिलता है। क्या हमें वहाँ पर जेलेसी दिखने को मिलती है? जेलेसी मतलब होता है जलन करना, ईर्ष्या करना, जो हम आपस में हमेशा करते रहते हैं ना, दैट इज़ वन ऑफ द 7 सिंस ऑल्सो। तो वो नहीं करनी होती है जेलेसी। तो हमें क्या इसमें जेलेसी देखने को मिलती है, या फिर हमें इसमें इनडिसाइजिवनेस है, इनडिसाइजिवनेस की अपने फैसले ना ले पाना, इनडिसाइजिव हो जाना। चार्ली ऑप्शन इज डिप्रेसिंग ट्रेजेडी है एंड सफरिंग, मतलब दुख, दर्द, डिप्रेशन, ये सब हमें देखने को मिलता है इस वर्क में। डेल्ट ऑप्शन इज मॉर्बिडिटी ऑफ द ड्रीम्स। मॉर्बिडिटी ऑफ ड्रीम्स का मतलब होता है कि हमें एक अननोन का, मतलब जो कुछ नहीं हुआ है, अनघटित नहीं हुआ है, हमें हमेशा उसका कुछ ना कुछ डर बना रहता है। सो दैट इज़ द फियर ऑफ द अननोन, दैट इज़ मॉर्बिडिटी ऑफ ड्रीम्स। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिप्रेसिंग ट्रेजेडी एंड सफरिंग। तो सिलास मार्नर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इसकी थीम आप याद रखना कि डिप्रेसिंग ट्रेजेडी सॉर्ट ऑफ थिंग है। और इस नोवेल के अंदर सफरिंग भी पोर्ट्रे करी गई है। इसका हमारा जो पूरा टाइटल था दैट इज द वीवर, WEAR, वीवर ऑफ रेवेलो, RAVELOE। अपना स्पेलिंग्स वगैरह ठीक कर लेना थोड़ा सा, मैं मतलब फटाफट स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं अच्छी अच्छी राइटिंग में भी लिखूंगी ना तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। द वीवर ऑफ रेवेलो। रेवेलो क्या है? रेवेलो एक जगह है। एंड द वीवर उसका जो सिलास मार्नर जो कैरेक्टर है उसका जो प्रोफेशन है दैट इज़ ही इज़ अ वीवर। और इसीलिए उसको एक डिप्रेसिंग, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में बेसिकली। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस है इस नोवेल का। रिलीजन के बारे में भी इसमें कुछ कुछ बातें होती हैं। और जो ये सिलास मार्नर है ना, इसका ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है चोरी का। तो आप सोच सकते हो कोई आपके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो सिलास मार्नर मतलब एक, इसीलिए वो डिप्रेसिंग टाइप्स और सफरिंग दिखाई गई है उसके अंदर। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन मोर लाइन दैट इस वाले वर्क के लिए ना जो जॉर्ज एलियट है उन्होंने एक लाइन बोली थी दैट दिस इज द नोवेल विच हैज़ इमर्ज्ड, विच हैज़ राइज्ड फ्रॉम अ सिलेट मीड ऑफ थॉट। मतलब भाई मैंने बैठे बैठे कुछ विचार आया और मैंने पूरा एक सिलास मार्नर नाम से एक नोवेल ही लिख दिया है।
है ना। हम तो सालों साल लगा देंगे, लेकिन सी जॉर्ज एलियट ने मतलब कुछ ही टाइम में मिलेट सीट ऑफ थॉट से इमर्ज होकर के पूरा नोवेल लिख दिया है। शी वॉज रियली जीनियस नो। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज कॉल्ड द टूजी-टला बाय द साउथ सी आइलैंडर्स। अब ये साउथ सी आइलैंडर्स कौन है और ये टूजी-टला क्या है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। टूजी-टला क्या है? ये एक नाम है, तो हमें बताना है कि ये टूजी-टला नाम किनको दिया गया था और किन्होंने दिया था। इट वॉज गिवन बाय द साउथ सी आइलैंडर्स। साउथ सी आइलैंडर्स कौन है? ये हैं हमारे SAMOA। समोया जो है ना एक आइलैंड ग्रुप है विच इज़ लोकेटेड नियर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है ना कहाँ पर लोकेटेड है, तो समोया वहाँ पर लोकेटेड है। तो जो समोया के जो लोग थे ना, उन्होंने इनमें से किस इंसान को टूजी-टला नाम से बुलाने लग गए थे। टूजी-टला का मतलब होता है टेलर ऑफ द टेल्स, जो कि भाई स्टोरी बताता है, स्टोरी सुनाता है। तो हमें बताना है कि ये टूजी-टला का टाइटल उन्होंने किनको दे दिया था। द करेक्ट आंसर हेयर इज़ R.L. स्टीवेंसन। जो R.L. स्टीवेंसन है वो कुछ स्टोरीज़ वगैरह कलेक्ट करने के लिए निकल गए थे, तो वहाँ पर जो समोया के जो पीपल थे, तो साउथ सी आइलैंडर्स, सो दे कॉल्ड R.L. स्टीवेंसन एज टूजी-टला। और एक बार ना हम मैप में देख भी लेते कि समोया कहाँ पर एक्चुअली में, सो दैट आपकी थोड़ी ज्योग्राफी भी अच्छी हो जाएगी नो। सी हेयर इज़ द मैप, और ये है हमारी समोया कंट्री। देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है ऐसे कि मिलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया में। तो अगर पर्टिकुलरली हम देखें तो जो समोया है वो कहाँ पर है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया। तो यहाँ के लोगों ने टूजी-टला किनको बोला है? R.L. स्टीवेंसन को बोला है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बायोग्राफी द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे वॉज रिटन बाय whom। अब ये एक वर्क है, द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे, 1857। 1857 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद आ रहा है? 1857 में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हो फॉर अस, फॉर द इंडियंस। 1857 में क्या हुआ था? हमारा रिवॉल्ट हुआ था ना, 1857 रिवॉल्ट। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो 1857 से याद रखना, द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे जो वर्क है ना, ये 1857 में पब्लिश करा गया है, और ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि दूसरे इंसान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बायोग्राफी। और खुद अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं। तो ये लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे की बायोग्राफी कौन दे रहे हैं? दिस वर्क इज़ रिटन बाय एलिजाबेथ गैस्किल। जो एलिजाबेथ गैस्किल है उन्होंने ये वर्क लिखा है, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये पेपर्स में भी आ चुका है, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे है ना, उनकी बायोग्राफी एलिजाबेथ गैस्किल जी ने लिखी है। और बाकी ऑप्शंस तो आप सबको पता ही है, एस टी कॉलरिज कौन है, और विलियम गॉडविन का पॉलिटिकल जस्टिस विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्क, एंड PB शेली हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोमांटिक एज पोएट हैं। Let us come to the next question. Who is not an original member of the pre-Raphaelite poetry? अब ये प्री-रैफेलाइट जो है, ये हम इसको अच्छे से हम देखेंगे इसको अंडर द लिटरेरी मूवमेंट्स। तो जब लिटरेरी मूवमेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे इसको भाई वहीं पर डिटेल से कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब समझेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्री-रैफेलाइट जो ग्रुप था उसमें कौन है जो इनमें से ओरिजिनल मेंबर नहीं है। देखो प्री-रैफेलाइट में हमारे पास टोटल हैं 7 मेंबर्स। 7 के 7 नाम आप कोशिश करना कि आप सर्च करो और उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आप खुद से देखोगे तो आपको प्रोबेबली मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे व्हेन यू विल सर्च इट विद योर ओन हैंड्स। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विलियम मॉरिस। देखो DG रोसेटी, दांते गैब्रियल रोसेटी तो मैंने इतनी बार आपको ऊपर भी बता चुका है दैट ही इज़ द फाउंडर ऑफ द प्री-रैफेलाइट मूवमेंट, तो ये तो हो ही गई। और हॉलमैन हंट भी हैं, एंड थॉमस वुलनर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्री-रैफेलाइट मूवमेंट, बट विलियम मॉरिस जो हैं ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्री-रैफेलाइट मूवमेंट। तो टोटल में 7 मेंबर्स हैं, एंड यू मस्ट नो द नेम्स ऑफ ऑल द 7 मेंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बोलेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर, तो सातों के सातों आप याद कर लेना, क्यों रिस्क लेना। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ नोवेल विच इज़ रिटन बाय शार्लोट ब्रॉन्टे। तो शार्लोट ब्रॉन्टे की जेन आयर तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है ना, दैट दिस इज़ अ बिल्डिंग्स रोमन है, और बायरॉनिक हीरो है इसमें हमारे मिस्टर रचेस्टर, जो किसी किसी के फेवरेट भी हैं। सो जेन आयर का आपको पता ही है। बीटा ऑप्शन इज़ विलेट, ये भी उन्होंने ही लिखा है, एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ शर्ले। तो ये तीनों नोवेल्स जो है ना, ये सारे के सारे शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखी हैं, लेकिन जो 2 ऑन अ टावर है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ नोवेल विच इज़ रिटन बाय होम। कैन यू गेस द आंसर फॉर मी? 2 ऑन अ टावर कौन है? ये 2 इंसान जो टावर पे चढ़े हुए हैं, बताओ भाई ये किन्होंने लिखा है? इट इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने और इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे उनके, जैसे कि टेस्ट ऑफ द अर्बाविलिस हमने देखा था,
एंड जूड द ऑब्सक्योर विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंड थॉमस हार्डी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके सारे वर्क्स ना क्रोनोलॉजी में यू हैव टू स्टडी। सो रिमेंबर दैट टू ऑन अ टावर जो वर्क है ना वो थॉमस हार्डी जी ने लिखा है, और जेन आयर तो याद रह ही जाता है ना, बाकी ये विलेट वाला और शर्ली, ओके VS, तो विलेट एंड शर्ली, दीज टू ऑल्सो आर द नॉवेल्स विच आर रिटन बाय शार्लोट ब्रॉन्टे, तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉट इन द स्कचियन, ये क्या है? ये एक प्ले है। अ ब्लॉट इन द स्कचियन इज़ द बेस्ट प्ले रिटन बाय, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं इतना मतलब यार डिटेल में किसी को नहीं पता होता है। अ ब्लॉट इन स्कचियन जो है ना ये एक प्ले है, ठीक है। ये है एक हमारी ट्रेजेडी है, दुखद समस्या है, विच इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। 2 वर्स होते हैं, एक हमने ब्लैंक वर्स पढ़ा था, एक हमने फ्री वर्स पढ़ा था, एंड दिस इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। छोड़ दो, नहीं याद रहेगा, बट जस्ट रिमेंबर कि ये एक ट्रेजेडी है। अ ब्लॉट इन स्कचियन इज़ अ ट्रेजेडी, दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग जी ने लिखी है। अ ब्लॉट इन स्कचियन, रीड इट अलाउड विद मी, अ ब्लॉट इन स्कचियन इज़ अ ट्रेजेडी एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमने बहुत सारी पोएम्स देखी थी, एंड वी ऑल्सो नो दैट ही इज़ फेमसली नोन फॉर राइटिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखते हैं वो, जिसमें कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या होते हैं कि एक कैरेक्टर अपनी वॉइस में बोल रहे हैं आकर के, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और जिसको ड्रामेटाइज कर दिया गया है ना, धूम धूम दाना नाना वाली ट्यूनिंग्स हैं, इन बिल्ट ट्यूनिंग्स हैं इन द पोएम, सो उसको ड्रामेटाइज करा, ड्रामेटिक मोनोलॉग के शहनशाह हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग जी। तो ये आंसर हो गया हमारा रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर चार्ल्स रीड का एक वर्क दिया गया है, एंड इट रिजेंबल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग जॉर्ज एलियट्स वर्क। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स रीड। तो चार्ल्स रीड जी ने वर्क लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यू हैव टू लर्न द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट। और अब बताना है कि ये किस चीज़ से रिजेंबल करता है। पहले हम देख लेते हैं द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट में होता क्या है। ये एक हिस्टोरिकल नोवेल है विच इज़ सेट इन द 15th सेंचुरी में सेटअप है, और आया था ये हमारा 1861 में, तो इसकी जो सेटिंग है वो है 15th सेंचुरी की। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग स्क्राइब की स्टोरी बताता है। इल्यूमिनेटर है, जो वर्क्स को इल्यूमिनेट करते हैं ना, वो इल्यूमिनेटर है जेराल्ड जिसका नाम है। प्रोटैगनिस्ट का नाम मुश्किल से नहीं याद रहेगा, इतना डिटेल में नहीं याद रखना है, बस एक हिस्टोरिकल नोवेल है। और जो इसकी मेन थीम है ना, इट टॉक्स अबाउट द मतलब फैमिली और जो हमारा चर्च है उस चीज़ के बीच में बताता है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो अटक गया है कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले, कि अपना चर्च के धर्म को अपना फॉलो करे, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड नाउ वी हैव टू टेल कि कौन से वर्क से ये रेजोनेट करता है, रिलेट करता है फ्रॉम जॉर्ज एलियट। तो सबसे पहले देखो सारे ऑप्शंस देखो। सीन्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लाइफ किन्होंने लिखा है? इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज एलियट। रामोला भी जॉर्ज एलियट का है, एंड एडम बीड, सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं एंड विच आर रिटन बाय जॉर्ज एलियट। इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ रामोला, क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल नोवेल है, और जो रामोला है ये भी एक हिस्टोरिकल नोवेल ही है विच टॉक्स अबाउट दी इटालियन रेनेसांस। इटली कंट्री में जब रेनेसांस आ रहा था तो उस चीज़ पे ये बेस्ड है, एंड इट इज़ अ हिस्टोरिकल नोवेल। एज वेल एज द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स रीड जी ने लिखा है, वो भी क्या एक हिस्टोरिकल नोवेल है, इसलिए दोनों में रिजेंबलेंस है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। और जो एल्फा ऑप्शन है जो कि हमारा सीन्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लाइफ है, इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं इसके, मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। और जो एडम बीड जो वर्क है इट वाज प्रेज्ड बाय क्वीन विक्टोरिया, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी। और इसके अंदर जो है वो स्टोरी है एक कारपेंटर की जो कि एक लड़की से प्यार करने लग जाता है जिसका नाम होता है मॉरिस। उसका नाम तो पूछा गया है, इसीलिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिस लड़की से कारपेंटर प्यार करता है उस लड़की का क्या नाम है, मॉरिस। ओके, एंड क्वीन विक्टोरिया ने प्रेज करा था, बस इतना याद रखना। सो रिमेंबर दैट सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ, रामोला और एडम बीड, तीनों वर्क इनके हैं, जॉर्ज एलियट के हैं। और जो रामोला वर्क है क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल नोवेल है, एंड द क्लॉइस्टर एंड द हर्ट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल नोवेल, सो देयरफॉर देयर इज अ रिजेंबलेंस विच इज बीइंग फाउंड बिटवीन दीज टू वर्क्स। Okay, let us come to the next question. Who made a distinction between literature of knowledge and the literature of power in an essay which is published in the North British Review, जो कि मैगजीन का नाम है। तो बताओ आप लोग कि किन्होंने डिस्टिंक्शन करा है बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड द लिटरेचर ऑफ पावर। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि इनका लिटरेचर ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है एंड लिटरेचर ऑफ पावर का क्या मतलब है।
लिटरेचर ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ऐसा लिटरेचर जो हमें देता है नॉलेज, दैट इज़ ज्ञान देता है, हमें पढ़ाता है, हमें वैल्यूज़ देता है, हमें मोरल्स देता है, एथिक्स सिखाता है, सब कुछ सिखाता है हमें. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिटरेचर ऑफ नॉलेज. वेयर एज लिटरेचर ऑफ पावर क्या होता है कि ऐसा लिटरेचर जो हमें परस्यूएड कर सकता है. ओके मतलब आप कुछ पढ़ो और उस चीज़ का आपके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ जाए. सो दैट इज़ द लिटरेचर ऑफ पावर. इट कैन परस्यूएड यू, इट कैन मोल्ड योर ओपिनियन. सो देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ लिटरेचर ऑफ पावर, क्योंकि उसके अंदर है शक्ति आपके विचारों को बदल देने की. तो देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ लिटरेचर ऑफ पावर. नाउ दीज टू डिस्टिंक्शंस हैव बीन मेड बाय Thomas De Quincey. So Thomas De Quincey is the correct answer here, and he is the one who has differentiated between the literature of knowledge and literature of power के अंदर. उन्होंने ना जो थॉमस क्विंसी है उन्होंने एक ऐसे लिखा था विच इज़ टाइटल्ड एज ऐसे ऑन द पोइट्री ऑफ पोप. पोइट्री ऑफ पॉप. पॉप कौन है? ये हमारे अलेक्जेंडर पॉप है, ठीक है. तो उन्होंने कैसे लिखा था उस चीज़ में उन्होंने लिटरेचर ऑफ नॉलेज को और बताया कि भाई ये मेरे हिसाब से लिटरेचर ऑफ नॉलेज ये होता है एंड मेरे हिसाब से लिटरेचर ऑफ पावर का मतलब ये होता है. सो यू मस्ट नो कि थॉमस दे क्विंसी ने एक ऐसे लिखा है दैट इज टाइटल एज ऐसे ऑन द पोइट्री ऑफ पॉप, और उसकी चीज़ के अंदर उन्होंने ये डिस्टिंक्शन दिखाया है. कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, और इसके बाद विक्टोरियन एज फिनिश है. सो वी विल से टाटा बाय बाय टू द विक्टोरियन पीरियड. और इसमें हमसे पूछा, देखो क्वेश्चन देखते हैं. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है इज़ नोन एज व्हाट. ऑक्सफोर्ड मूवमेंट मैंने आप लोगों को पहले समझाया था इस वाली विक्टोरियन एज की प्लेलिस्ट में क्या है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एंड वी हैव टू टेल दैट दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स. तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रैक्टेरियन मूवमेंट्स. क्या है ना कि जो ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है इसका जो फाउंडेशनल या फिर जो कॉर्नरस्टोन वर्क था दैट वाज कॉल्ड एज ट्रैक्ट्स, TRACTS. तो ये इसीलिए इसको ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी बोल देते हैं क्योंकि ये फाउंडेशनल वर्क है विच लेड टू दी स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. तो इस चीज़ को याद रखना है कि जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक ट्रैक्टेरियन मूवमेंट क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं. एंड J.H. न्यूमैन वॉज एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट. ही इज़ द फाउंडर, फाउंडेशन है. प्री रेफलाइट मूवमेंट का भी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ना हमने. DG रोसेटी एंड 7 ग्रुप है, तो उसका तो आपको नाम भी लिखना है, सर्च करना है आप लोगों को सो दैट यू कैन लर्न, है ना. बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप वही क्वेश्चंस में मिस्टेक्स करोगे देन फिर कोई उम्मीद ही नहीं है. मतलब भाई ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. जो आपको पता है कि जो नहीं पता है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो पता है ना वो तो बिल्कुल गलत नहीं करना है. तो सारे के सारे आपको इनमें 7 के 7 नाम आपको याद कर लेने हैं. सो आई होप ऑल दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल. और इसके साथ हमारा विक्टोरियन एज समाप्त हो चुका है. अब हम शुरू करने वाले हैं इसके बाद मॉडर्न एज. एंड ऑल ऑफ़ यू कीप डूइंग एक्सरसाइज. जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में है, तो भाई एक्सरसाइज करो, बीमार होने से बचो, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना किसी को पसंद नहीं है. एक बार हॉस्पिटल में जाकर तो देखो कितना, मतलब यार क्या है हॉस्पिटल में, इतना डिप्रेसिंग माहौल होता है, इतना डिप्रेसिंग माहौल होता है. कोई ठीक ठाक इंसान भी चला जाए पेशेंट के साथ तो उसको भी बीमारी महसूस होती है. तो आप लोगों को पता ही है ना कि तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो फॉर दैट यू नीड टू डू एक्सरसाइज. डू नॉट सिट फॉर टू लॉन्ग आवर्स ऑन द चेयर, क्योंकि फिर कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है. तो अपना उठो, बीच में स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, कॉन्टीन्यूसली मत पढ़ो, और खेलो कूदो अपना, है ना. स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दीज क्वेश्चंस. और प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट. नॉट ओनली द मैन, इट ऑल्सो मेक्स द वुमेन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट. तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. Goodbye to all.